नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी। दोस्तों, हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनकी सीरीज़ शुरू करी थी। जो आगे रीट और सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूरी आने की संभावना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों वो क्वेश्चन है जो पीछे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो एग्ज़ाम्स में आए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये भी आपको देखना है। और दूसरा कि इसके आसपास जो क्वेश्चन बन सकते हैं आगे और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप बेल प्रेस कर ले, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, शुरू कर रहे हैं। जैसे आपको ये देखना है कि मैं इससे पहले एक मुगल काल का एक वीडियो मैंने पहले बना दिया था, और एक तो क्वेश्चनों का वीडियो बनाया था मैंने, और इससे पहले क्वेश्चन के बाद एक मैंने वीडियो बनाए थे जैसे बाबर से संबंधित जो घटनाएं थी जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, इसके अभियान थे, युद्ध अभियान थे। और उसके बाद जैसे बाबर का बेटा हुमायूं था, फिर अकबर का था, इनके बारे में मैंने चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और अब आप अगर ये क्वेश्चन लगाएंगे, अगर वो वीडियो आपने देखा है, अगर अब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वास्तविकता में आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बताई गई है जो पेपरों में आती है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको अब करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को बिल्कुल हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और आपको ये लग रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन भी ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए हुए। मुगल काल, और रीट में एक मुगल काल ही एक टॉपिक दिया हुआ, तो आपको पूरा मुगल काल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन सीरीज लगा लीजिए जो आपको जितना बताया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम सुनिए। दोस्तों, 4 घटनाएं मैंने लिखी है। एक तो दोराही का युद्ध, एक कनौज का युद्ध, एक चौसा का युद्ध, एक शेरशाह की मालवा की विजय। इनको आपको देखकर ये बताना है। अगर आपको ये आप क्वेश्चन तभी सही कर सकते हैं जब आपको इनका क्रम याद होगा। आपको ये पता होना चाहिए दोराई का युद्ध कब हुआ, कनौज का युद्ध कब हुआ था, चौसा का कब हुआ। चलो, आपको दोराई का युद्ध का थोड़ा नहीं मालूम होगा, शेरशाह की मालवा विजय, लेकिन ये 2 युद्ध तो आपको याद होंगे। कनौज का युद्ध और चौसा का युद्ध, यही वो 2 युद्ध थे जो भारत में मुगल सत्ता एक बार फिर से हाथों से निकल गई और सूर्यवंश की नींव रखी गई थी इन्हीं युद्ध के बाद। तो ये युद्ध अगर आपको याद होंगे तो शायद आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आप सोच लीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कैसे? दोस्तों, दो राय का युद्ध जो युद्ध लड़ा गया था, ये युद्ध लड़ा था अफगानों के खिलाफ। हुमायूं राजा था, हुमायूं ने अफगानों के खिलाफ 1532 ईस्वी में युद्ध लड़ा था। 1532 ईस्वी में किसके खिलाफ था? ये अफगानों के खिलाफ था। शुरू से मैंने बताया था कि बाबर जब राजा था तो उसने घाघरा के युद्ध से ही अफगानों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिए थे। तो उसके बाद जितने भी राजा बने उन्होंने अफगानों के खिलाफ युद्ध करे। तो 1532 में हुमायूं ने दोराई का युद्ध लड़ा था सबसे पहले। तो ये देखो, उसके बाद 3 नंबर, पहले 1 नंबर फिर 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है? चौसा का युद्ध। दोस्तों, चौसा का युद्ध जो आपको याद होगा 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, ये वही चौसा का युद्ध था। मैंने हुमायूं जब आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो आप वीडियो देख लेना, पूरी डिटेल बताई थी मैंने चौसा के युद्ध की और कनौज के युद्ध की। चौसा युद्ध वही युद्ध था जिसमें कहते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं आमने सामने आ जाते हैं कर्मवासा नदी में। हुमायूं की सेना खड़ी थी, पूरी की पूरी सेना खड़ी थी। तो दोस्तों, इस युद्ध में हम देखते हैं कि एक तरफ हुमायूं खड़ा था, एक तरफ शेरशाह सूरी खड़ा था। और इसी समय कहते हैं बारिश आ जाती है और कर्मवासा नदी में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण कहते हैं हुमायूं की सेना का पूरा घोड़ा बारूद, कहते हैं हुमायूं भी साथ में कहते हैं अपने घोड़े के साथ नदी में कूद गया था और डूबता डूबता मतलब बचा था। उस समय एक निजाम भिश्ती नामक व्यक्ति ने ये मछली पकड़ने वाला था, वह नाव चलाता था। इसने देखा कि एक व्यक्ति डूब रहा है, तो इसने इसकी क्या बचाई थी? जान बचाई थी निजाम भिश्ती ने। और इसी निजाम भिश्ती को कहते हैं हुमायूं ने एक दिन के लिए क्या बनाया था? राजा बनाया था। और इसने चमड़े के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। और निजाम भिश्ती 24 घंटे तक राजा भी नहीं बन पाया था, मात्र 12 घंटे राजा रहा था। इसकी हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो गई थी। ज़्यादा खुशी भी कोई काम की नहीं होती। तो दोस्तों,
ये जो युद्ध था, ये युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1539 में। तो ये हो गया 1 नंबर। फिर 3 नंबर, तो कनौज का युद्ध उसके बाद लड़ा गया। कनौज को कह दे या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। इस 1540 युद्ध के बाद ही तो भारत से मुगल वंश का एक बार दोबारा से कहते हैं खात्मा हो गया, क्योंकि मुगल वंश से हुमायूं भागकर अमरकोट चला जाता है और भारत में सूरी वंश की क्या रख देता है? नींव रख देता है शेरशाह सूरी। और शेरशाह की मालवा भी जब शेरशाह राजा बन जाता है फिर मालवा पर क्या करता है? अभियान। ये डी लास्ट हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति थी आईने ए दहसाला पद्धति, किसके द्वारा निर्मित की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर मैंने आपको पढ़ा दिया। और अकबर के समय में भू राजस्व व्यवस्था मतलब एक भूमि के नापने की एक व्यवस्था थी और उसका नाम क्या था? आईने ए दहसाला पद्धति। किसके द्वारा निर्मित की गई? आपको बताना किसके द्वारा निर्मित की गई। तो मैंने आपको बताया था कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे। कुल कितने दरबारी थे? 9 थे, इसलिए नवरत्न मंडली कहा जाता है। नवरत्न, उन्हीं नवरत्नों में एक था जो भू राजस्व मंत्री था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए शाहनवाज खां, अब्दुल रहीम खान, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। तो इसका सही उत्तर आप बता दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टोडरमल। टोडरमल है वो अकबर के दरबार का भू राजस्व मंत्री था। तो टोडरमल अकबर के दरबार का क्या था? भू राजस्व मंत्री था। तो इसने ही कहते हैं ये आईने दहसाला पद्धति, मतलब एक भूमि को मापने की एक पद्धति लेके आया था। और ये कब शुरू हुई थी? ये दोस्तों 1580 में लेके आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताई थी वीडियो में। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वो सही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया और वही एग्जाम में आए हुए हैं। तो उनसे अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी पढ़ लेना। इससे अलावा अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो दोस्तों, कथन ए, अकबर ने दहसाला पद्धति को 1580 में लागू किया। अभी मैंने बताया था कि जो दहसाला पद्धति है वो कब लागू हुई थी? 1580 में हुई थी। कथन आर क्या कह रहा है? 1580 के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य में दहसाला व्यवस्था लागू हो गई थी। अब इसके ऑप्शन दिए नहीं है, बाकी आपको बताना है कि इसके ऑप्शन जो आते हैं, आपने ऐसा पहले क्वेश्चन एक देखा होगा जिसमें ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन ए सही है, आर उसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी क्या मिलेगा? ए सही है, आर उसकी व्याख्या नहीं करता। फिर सी क्या मिलेगा? ए सही है, डी मिलेगा, आर गलत है। तो इस प्रकार इसके ऑप्शन आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दोनों बात सही है इसकी। कथन ये है कि अकबर ने दहसाला पद्धति 1580 में लेकर आए, बिल्कुल सही बात है। और आर ये कह रहा है, इसको कथन आर को देखने के लिए आपको यहाँ क्यों की लगा के चेक कर सकते हैं। आप क्यों की लिख लेना। अकबर ने दहसाला पद्धति 1580 में लेके आया, क्योंकि 1580 के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य में लागू हो गई। तो ये बात आपकी सत्य है। तो ए सही है और आर इसकी सही व्याख्या करता है। ये उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कर रहा है? अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में? दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये क्वेश्चन देखो, आगे जो मैंने सेम क्वेश्चन लिए देखो, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? अलग। तीसरा और चीज़ आपको बताऊंगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किया किसने? 3 क्वेश्चन बन गए दोस्तों, और तीनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे। अकबर के काल में महाभारत का फारसी, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अकबर के दरबार की भाषा जो थी वो क्या थी? फारसी भाषा थी। एक तो ये ध्यान रखना है। और अकबर के समय में बहुत सारे हिंदू ग्रंथों का क्या हुआ था? अनुवाद हुआ था। तभी तो अकबर को एक सहिष्णु राजा माना जाता है। महाभारत का, रामायण का, तो बहुत सारे मतलब हिंदू जो ग्रंथ थे उनका क्या हुआ था? फारसी में अनुवाद हुआ था। तो ये कह रहा है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? ये बताना आपको, ये नहीं बताना किसने किया, निर्देशन बताना है। उत्वी के निर्देशन में, नाजिरी, अबुल फजल या फिर फेजी के नेतृत्व में? इसका सही उत्तर आप बता दीजिए। इसका सही उत्तर जब तक मैं बता देता हूँ। फेजी के नेतृत्व में दोस्तों इसका निर्देशन हुआ था। महाभारत का, रामायण का, लीलावती एक ग्रंथ था उसका, इन सब ग्रंथों का फेजी के नेतृत्व में इनका फारसी में क्या हुआ था? अनुवाद हुआ था। अब अनुवादकर्ता कौन कौन था दोस्तों? अनुवादकर्ता कौन था? मेन आपको जो ध्यान रखना है वो कौन था? बदायूनी था। बदायूनी। अब जैसे
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ही आ गया, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है। पहले तो ये बताना है कि कहलाता क्या है। अभी महाभारत का हमने क्या कर लिया, एक नई मतलब ये एक ग्रंथ था और एक नया ग्रंथ बना दिया फारसी भाषा में लिख के। अब इसका क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया दोस्तों रजमनामा, बादशाहनामा, आलमगीरनामा और हमजनामा है क्या ही, हमजनामा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए रजमनामा। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है, रजमनामा कहलाता है। और ये रजमनामा अनुवाद अब किसने किया था, तो दोस्तों ध्यान रखना बदायूनी ने किया था। किसने किया था, बदायूनी ने किया था। हो गया याद आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अकबरनामा किसने लिखा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सभी राजाओं ने अपनी अपनी आत्मकथा के बारे में थोड़ा सा। बाबरनामा, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं, तो उसके जो ग्रंथ हो जाएगा हुमायूंनामा। और फिर हुमायूं का बेटा कौन, अकबर, अकबरनामा। और फिर जहांगीर, जहांगीर का बेटा, अकबर का बेटा कौन, जहांगीर, तो जहांगीरनामा। ये 4 ही आपको ग्रंथ याद रखने थे। तो उसमें बाबरनामा तो मैंने कहा था बाबर ने खुद ने लिखी, और एक ऐसा कौन राजा था, जहांगीर था। बाबर और जहांगीर 2 ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद ने लिखी, ठीक है। बचे कौन, हुमायूं और अकबर। अकबर बेचारा अनपढ़ था, एक मुगल शासक जो अनपढ़ था कौन था, वो अकबर ही था। तो दोस्तों अकबर अनपढ़ था तो किसने लिखी फिर, अकबर के दरबारी कवि कौन था, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा या फिर आईने अकबरी लिखी थी। अब बची कौन सी, एक और बची हुमायूंनामा। हुमायूंनामा दोस्तों उसकी बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखी, उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है। तो अब अकबरनामा किसने लिखी, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है। और बीरबल कौन था, बीरबल का वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, महेश दास। सबसे चतुर आदमी महेश दास, कौन था, महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान का आप पेपर दे रहे हैं, राजस्थान से संबंधित तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर के नवरत्नों में राजस्थान से कौन थे। ऑप्शन देख के बताना है। ऑप्शन में चंद्र बरदाई दे रखा है, सूर्यमल मिश्रण दे रखा है, अबुल फजल दे रखा है, तानसेन दे रखा है। अगर दोस्तों आपको नवरत्नों के बारे में नहीं पता है तो एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि बात में MDH, ये नवरत्न हो गए 3 3 6 और 3। अकबर के दरबार में नवरत्न होंगे, बात बात में MDH, बात बात में MDH, बात बात में MDH। तो यहाँ से मैंने जैसे बताया था कि आपको शुरू से ही कैसे याद रखना था। जैसे बी से आपको ध्यान रखना भगवंत दास, ए से आपको क्या याद रखना, ए से हो जाएगा अबुल फजल, टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, टोडरमल हो जाएगा, फिर बी से भगवान दास, फिर ए से क्या हो जाएगा, ए से कौन, अब्दुल रहीम खान खाना, टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, तानसेन हो गया, एम से क्या हो जाएगा, मुल्ला दो प्याजो, सॉरी एम से मानसिंह हो जाएगा, डी से मुल्ला दो प्याजो हो जाएगा, और एच से क्या हो जाएगा, हकीम हुकुम हो जाएगा। ये कुल 9 नवरत्न थे दोस्तों। अब आपको ऑप्शन देख के आपको अंदाज़ा लगा लेंगे। तो चंद्रबरदाई तो था ही नहीं, क्योंकि चंद्रबरदाई कौन था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, तो ये ऑप्शन कट हो गया। सूर्यमल मिश्रण कौन था दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण राजस्थान का राज्य कवि है। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान का क्या है, राज्य कवि है। इसने 2 ग्रंथ लिखे, वंश भास्कर और एक वीर सतसई। 2 ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण ने लिखे। राजस्थान का राज्य कवि कौन, सूर्यमल मिश्रण। राम सिंह बूंदी का राजा कौन था, राम सिंह उसका दरबारी कवि था। इसने वंश भास्कर और वीर सतसई ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। और उसके बाद में मैंने बताया था कि वीर सतसई जो ग्रंथ है उसमें 1857 की क्रांति का वर्णन मिलता है। और उसके बाद क्या है, अबुल फजल, अबुल फजल और एक तानसेनी, ये दोनों ही अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अब इनमें से आपको बताना है राजस्थान से कौन बिलोंग करता था। तो राजस्थान से दोस्तों अबुल फजल बिलोंग करते थे। और राजस्थान में भी पूछा जाए कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो नागौर ज़िले से बिलोंग करते हैं। ये उत्तर हो गया आपका सही। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा किसका योगदान है। इन ऑप्शनों में आपको देखकर बताना है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल, ऑप्शन नंबर 2 भेजी, ऑप्शन नंबर 3
अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कादिर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? अब्दुल कादिर हो जाएगा, सॉरी अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहीम खान खाना। अब दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना तो जो था, ये कहते हैं दोस्तों ये बैरम खां का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? बैरम खां। बैरम खां आपको याद आ गया, जो अकबर शुरू में ही बैरम खां के संरक्षण में रहा था। और जब बैरम खां की मृत्यु हो गई थी गुजरात में, बैरम खां को मार दिया गया था, मैंने आपको बताया था। तो उसी समय कहते हैं अकबर ने बैरम खां की विधवा पत्नी उससे क्या कर ली थी? शादी कर ली थी, सलीमा बानो से। और उसी का पुत्र था ये अब्दुल रहीम खान खाना। इसको फिर अकबर ने क्या किया? अपने दरबार में रखा और इसको हिंदी साहित्य का कहते अच्छा एक विद्वान बनाया था। तो हिंदी साहित्य का अच्छा विद्वान कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, खान खाना की उपाधि अकबर ने दी इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, तुलसीदास की कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये ऑप्शन सामने आपके, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, हर्ष या कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर के शासनकाल में। दोस्तों रामचरितमानस जो ग्रंथ है तुलसी द्वारा लिखा गया, अकबर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई? सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन आपके सामने, बसावन को दी गई, अब्दुल समद को दी गई, सैयद अली या दसवंत को दी गई थी। ये आपको बताना है, सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब्दुल समद। कहा जाता है कि अकबर के समय में अब्दुल समद था जो चित्रकारी में एक अच्छा विद्वान था। इसके समय इसने एक अलग सा विभाग खोला था, तस्वीर खानों। और आप मेवाड़ में भी पढ़ा होगा आपने, तस्वीरा रोकार खानों। ये जो मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ के राजा ने इसको शुरू किया था, चित्रकला शैली में हम पढ़ते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सीरी कलम की जो उपाधि अब्दुल समद को दी गई। अब्दुल सलम जो समद था चित्रकला का क्या था? अच्छा ज्ञाता था। और दोस्तों चित्रकला का अगर स्वर्णकाल पूछा जाए तो दोस्तों ध्यान रखना है, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है? तो वो जहांगीर के काल को माना जाता है। जहांगीर कहते हैं इतना अच्छा पेंटर था, इतना अच्छा चित्रकला का जानकार था। कहते हैं अगर किसी आदमी ने, 4 आदमी ने अगर कोई मिलकर एक मूर्ति जैसे बनाई, जैसे ये कोई मूर्ति बनाई है 4 आदमियों ने मिलकर, जैसे हाथ किसी एक आदमी ने बनाए हैं और इसकी मुंडी किसी एक आदमी ने बनाई, इसके पैर किसी आदमी ने, तो जहांगीर कहते हैं उसकी पहचान करके बता देता था कि ये किसने बनाया, ये किसने बनाया। इतना अच्छा जानकार था। ये चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। ठीक है, इसके समय की ये घटना थी, बाकी तो जहांगीर के समय कुछ नहीं है, बस बाकी तो जहांगीर था, अनारकली थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11, दीन ए इलाही क्या है? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। दीन ए इलाही एक क्या था दोस्तों? अकबर द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद थी क्या? अकबर की धार्मिक पुस्तक का नाम था? अकबर द्वारा बनाया गया सर्वधर्म प्रार्थना स्थल क्या था? अकबर द्वारा निर्धारित एक धार्मिक पंथ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 अकबर द्वारा निर्धारित धार्मिक पंथ हो जाएगा एक। दीन ए इलाही दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये सारे डाटा आपको बताए थे, 1582 में शुरू किया था अकबर ने। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लास्ट में फिर एक ओवरव्यू में फिर बताऊंगा मैं एक बार कि क्या क्या पूछा जा सकता है और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, फिर दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासन में हुई? तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं किसने शुरू करी थी? अकबर ने शुरू करी, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध तानसेन किसके दरबार में था भाई? तानसेन तो आपको पता ही किसके दरबार में था? तो अकबर का नवरत्न था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतुन पांडे था, रामतुन पांडे। तो इसका वास्तविक नाम क्या था? रामतुन पांडे था। दोस्तों ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी?
रीवा, ग्वालियर, आगरा, फतेहपुर सीकरी थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है सोच के। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। लास्ट में ये भी बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए और लेकर आऊँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ से सीखी, ग्वालियर से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं वाला बहुत ही अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अकबर द्वारा उठाए गए कदम थे, उसने कई काम किए थे। मैंने प्रशासनिक सुधार आपको बताए थे, डाटा बताए थे, वो पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चन आपको देगा, तीर्थ यात्रा कर उन्मूलन 1562 में किया गया। जजिया कर का समाप्त 1564 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की घोषणा 1582 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था, आपको याद है, एक बार दोबारा लिख देता हूँ कि इसका वैसे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये गलत बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो तीर्थ यात्रा कर उनमें 1562 नहीं था, 1563 था दोस्तों। मैंने बताया था आपको एक प्रशासनिक सुधार में, सारे दोबारा बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, ठीक है। फिर 1564 में क्या किया था, जजिया कर समाप्त किया था। आपको ये चीज़ें बताई थी मैंने। 1579 में मजहर की स्थापना, दीन इलाही अभी बताया तो 1582 में। और एक बताई थी इंपॉर्टेंट, दहसाला पद्धति जो टोडरमल लेके आया था 1580 में, ये भी इम्पोर्टेंट थी। एक और इम्पोर्टेंट थी कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी 1570 में। तो ये चीज़ें आपको बताई थी और आपको याद रखना, तो प्रशासनिक सुधार पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई है। आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, या फतेहपुर सीकरी में। तो इसकी श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ हैं, आप इसका सही उत्तर बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का आपको याद होगा, इसने जब गुजरात विजय अभियान किया था, तो उसी गुजरात विजय अभियान की याद में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवा रहा था, और उसी में बुलंद दरवाजे का निर्माण इसने करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो कहाँ करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर का मुकाबला किससे हुआ था। अभी पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, आपको याद होगा 1556 में। मैंने बताया था 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके बीच ये हुआ था दोस्तों, अकबर और किसके बीच में। ऑप्शन नंबर ए, हेमू के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में, सिकंदर लोदी के बीच में, हैदर के साथ। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में लड़ा गया, इब्राहिम लोदी के साथ था वो। तो दूसरा किसके साथ था, हेमू के साथ था। हेमू आपको बताया था मैंने, हेमू के साथ युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों क्या कह रहा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस विजय के बाद करवाया था। गुजरात विजय, मालवा विजय, अफगान विजय, इनमें से कोई नहीं। अभी मैं बताकर आ रहा हूँ, गुजरात विजय के बाद सबसे पहले समुद्र के अकबर दर्शन करता है, तो उसी समय उसने कहते हैं फतेहपुर सीकरी का निर्माण, और यहाँ बुलंद दरवाजे का क्या करवाया, निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी सांझा ने नहीं बनवाया। सांझा ने इसका निर्माण नहीं करवाया, स्कूल व्याख्याता में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सांझा ने जिसका निर्माण नहीं करवाया वो आपको बताना है। उसमें क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ताजमहल है। ताजमहल का निर्माण सांझा ने करवाया था क्या, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, या फिर बुलंद दरवाज़ा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आप बता दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ताजमहल। हम देखते हैं कि सांझा ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। दिल्ली की लाल किला सांझा ने बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद सांझा ने बनवाई। तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था, ये अकबर ने बनाया था। आपको बताया था अभी कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बनवाया था फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे, ये RS में आया हुआ क्वेश्चन है। 1616, 1516, 1614 ईस्वी में। दोस्तों बता दें कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज सर हॉकिंस था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, सर विलियम हॉकिंस था। सर विलियम हॉकिंस, ये भारत आने वाला 1608 ईस्वी में आया था, सबसे पहले भारत आया था। उसके बाद 1615 ईस्वी में कौन आया था, 1615 में आया था दोस्तों आपका सर टॉमस रो। और जनवरी 1616 में अकबर से मैगजीन दुर्ग में इसकी मुलाकात हुई थी जहांगीर से।
तो ये 20 क्वेश्चन, टॉप पे 20 क्वेश्चन आपको मैंने बताया जो पीछे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों में आपने क्वेश्चन ये लगाया, आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे आपकी कैसी तैयारी है। और ऐसे ही क्वेश्चन और आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।